नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऐसा पेपर है जो कभी नहीं बदलता, कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी होते हैं। तो इसको तो सिलेबस से कभी कोई हटा ही नहीं सकता। अभी ये बीए थर्ड ईयर में पुराने वाले सिलेबस में भी है, और नया सिलेबस जो आया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, वहाँ भी ये पेपर है। और आपका बार बार रिक्वेस्ट है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ यही है कि वो एग्ज़ाम में पहले आया है क्या और कितनी बार आया है। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेपर्स रख रही हूँ और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं भी आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, आपको खुद ही दिख जाएगा। देखिए, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं, 2014 का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। सेक्शन ए में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिरेकल प्लेज एंड मिस्ट्री प्लेज, यानी मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज में क्या अंतर है, ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो। आपके बीए थर्ड ईयर के लिए मैंने 35 वीडियोज़ अभी तक अपलोड किए हैं, और आगे भी कोशिश करूँगी कुछ और वीडियोज़ अपलोड करने की। लेकिन अगर वो 35 वीडियोज़ भी आप देख लेते हैं तो वो सफिशिएंट होगा आपके फ़िलहाल के एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने जो वीडियो आपको अपलोड किए हैं वो इसी हिसाब से किए हैं कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी, मतलब लॉन्ग आंसर भी लिख सकें, और अगर ज़रूरत पड़े तो शॉर्ट आंसर भी लिख सकें। और चलिए, यहाँ आंसर दे भी रखा है बुक में, इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो, द मिरेकल प्लेस जनरली डील विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड द मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय देम। तो जो मिरेकल प्लेस थे वो संतों के जीवन से संबंधित होते थे और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों से संबंधित होते थे। आपने देखा होगा, साधु संत चमत्कार करते रहते हैं, हमारे यहाँ भी करते रहते हैं, यूरोप में भी करते रहते थे, अभी भी करते हैं। द मिस्ट्री प्लेस डेल्ट विद द थीम्स टेकन फ्रॉम द बाइबल। और दूसरी तरफ जो मिस्ट्री प्लेस हैं वो दिखाते थे बाइबल की थीम्स को, बाइबल की कहानियों पर आधारित होते थे। सच एज द स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि संसार की रचना की कहानी है। द क्रिएशन ऑफ एडम, एडम की रचना की कहानी है। एंड द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, और एडम और ईव का पतन कैसे हुआ, उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खाया था सैटर्न के कहने पर, पहले ईव ने खाया और जब एडम को पता चला तो एडम ने भी खाया। तो ये इस तरीके की सारी कहानियाँ किस में दिखाई जाती थी? मिस्ट्री प्लेस में। और मिरेकल प्लेस में सेंट्स की लाइव्स होते थे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो सेंट्स के लाइव्स की जो स्टडी होती है उस पर एक क्वेश्चन आया था। पिछले बार क्या था, ऑब्जेक्टिव था ये वाला पेपर, तो उसमें आया था क्वेश्चन कि सेंट्स के लाइव्स की स्टडी को क्या कहते हैं। तो उसमें हैजियोग्राफी उसका सही जवाब था। हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, मुझे याद आ गया वो क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वर द यूनिवर्सिटी वेट्स। इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, और ये लॉन्ग आंसर्स में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ शॉर्ट आंसर्स में दे रखा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब जितने इंपॉर्टेंट आपके हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। हु वर द यूनिवर्सिटी वेट्स, यानी यूनिवर्सिटी वेट्स कौन थे, इनसे आप परिचित हैं। The university wits were the literary writers who had a training at one of the universities. तो ये 16th सेंचुरी के वो ऑथर्स थे जो या तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ से निकले थे पढ़कर। रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉ, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश एंड थॉमस किड वर कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। अमंग दीज थॉमस किड नेवर अटेंडेड एनी यूनिवर्सिटी। और इनमें से थॉमस किड ने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी, फिर भी उसका नाम इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बीए थर्ड इंग्लिश लिटरेचर नाम से भी बनाई हुई है, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम से भी एक प्लेलिस्ट है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? हाउ डिड इट अफेक्ट द कंटेम्परेरी लिटरेचर। इसने समकालीन साहित्य को कैसे प्रभावित किया। द टर्म रिफॉर्मेशन मीन्स रिफॉर्म इन द रोमन चर्च। तो रिफॉर्मेशन शब्द का मतलब है जो रोमन चर्च था उसमें सुधार। द जर्मन मंक मार्टिन लूथर स्टूड
अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च। तो कैथोलिक चर्च के जो सिद्धांत थे, झूठे सिद्धांत थे, उनके खिलाफ खड़े हुए मार्टिन लूथर। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट इन जर्मनी अगेंस्ट द चर्च, द क्रिश्चियन चर्च वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो जर्मनी में जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ चर्च के खिलाफ, उससे चर्च 2 भागों में बट गया, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो इन 2 भागों में बट गया। जॉन वाइक्लिफ वॉज द फर्स्ट टू अटैक द पेपल चर्च। तो जॉन वाइक्लिफ पहला था जिसने पेपल चर्च पर अटैक किया, मतलब हथौड़ा लेकर नहीं, मतलब इंटेलेक्चुअली। The translations of the Bible into English during the period of Reformation influenced the writings in prose। तो बाइबल का जो ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, उससे प्रभावित हुआ जो इंग्लिश प्रोज राइटिंग्स थे, अंग्रेज़ी का जो प्रोज लिखा जा रहा था रिफॉर्मेशन पीरियड में, रेनेसा पीरियड में। तो बाइबल जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आने लगा तो उससे प्रोज वहाँ का प्रभावित हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, इससे भी आप फेमिलियर होंगे अगर वो वीडियो आपने देखा है। द रिवाइवल ऑफ द राइटर्स ऑफ द क्लासिकल एंटीक्विटी पर्टिकुलरली ऑफ लैटिन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर वॉज नोन एज न्यू क्लासिसिज्म। यानी जो शास्त्रीय, क्लासिकल माने शास्त्रीय होता है, एंटीक्विटी माने प्राचीनता होता है, यानी जो प्राचीन लेखक हैं उनकी रचनाओं का रिवाइवल यानी पुनरुद्धार, पुनर्जीवन, पर्टिकुलरली ऑफ लैटिन लिटरेचर एंड द कल्चर। ख़ास तौर पर जो लैटिन भाषा का साहित्य था यानी रोमन साहित्य था, उसका पुनर्जीवित किया जाना वॉज नोन एज न्यू क्लासिसिज्म। उसको न्यू क्लासिसिज्म नाम दिया गया। यानी ये जो मूवमेंट है 18th सेंचुरी का है। द writers of the 18th century believed that the authority of the ancient literature presented the high quality। तो 18वीं शताब्दी के लेखकों का ये विश्वास था कि जो प्राचीन साहित्य है उसकी क्वालिटी सबसे ऊंची है, द हाईएस्ट क्वालिटी है, द बेस्ट ऑफ मॉडल्स एंड अल्टीमेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेरी टेस्ट। तो वो बेस्ट मॉडल्स हैं, यानी अगर किसी को लिटरेचर लिखना है तो उनको मॉडल के रूप में यूज़ करना चाहिए, यानी पहले उनको पढ़ो, उनको देखो उन्होंने कैसे लिखा है, फिर आप लिखो। देयर लिटरेचर वॉज मार्क्ड बाय ब्यूटी ऑफ फॉर्म, गुड टेस्ट, रेस्टेंट एंड क्लैरिटी। उनका जो साहित्य था उसमें खूबसूरती है, फॉर्म की अच्छा टेस्ट है, रेस्टेंट है, एक मतलब नियंत्रण है, और क्लैरिटी है, स्पष्टता है। The duty of the new writer was to follow the law and rules imposed by the authority of the past। तो नए लेखक का कर्तव्य क्या है कि वो पास्ट की जो अथॉरिटी है उसको माने, उसके कानूनों को माने, जो नियम उन लोगों ने दिए हैं उनको माने। फिर है डिस्क्राइब शेक्सपियर एज अ सोनेट राइटर। शेक्सपियर को एक सोनेट लेखक के रूप में डिस्क्राइब कीजिए। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। शेक्सपियर वॉज एन एलिजाबेथन सोनेटियर। शेक्सपियर एक एलिजाबेथन सोनेटियर था, यानी कि 16th सेंचुरी का सोनेटियर था। ही रोट 154 सोनेट्स। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे, कहीं 156 दे रखा है, कहीं 154 दे रखा है। तो उसने वैसे टोटल जो सोनेट्स लिखे हैं 156 हैं, लेकिन 2 सोनेट्स अलग हैं। ये जो कलेक्शन है उसका वो 154 सोनेट्स का ही है। तो जब आप मार्क करें अपना आंसर तो 154 वाला ही मार्क कीजिएगा। ही डेडिकेटेड 126 टू मिस्टर WH। इनमें से जो 126 सोनेट्स हैं वो मिस्टर WH को डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी, कि कितनी सोनेट्स मिस्टर WH को डेडिकेटेड हैं, कितनी सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं, और टोटल कितनी सोनेट्स हैं। तो 154 टोटल हैं, 126 मिस्टर WH को डेडिकेटेड हैं। द रिमेनिंग 28 सोनेट्स वर एड्रेस्ड टू एन अगली वुमन नोन एज द डार्क लेडी। तो ये महिला थी जो कि डार्क लेडी के नाम से मशहूर हैं, बदसूरत हैं, उनको डेडिकेटेड हैं। द थीम ऑफ हिज सोनेट्स इज लव। उनकी सोनेट्स की जो विषय वस्तु है वो प्रेम है। ही रिजेक्टेड द पैटर्न ऑफ द इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट का जो
पैटर्न था, यानी ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड था। सोनेट पर मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बनाई हुई है, 2.5 घंटे की वीडियो है। आप में से बहुत लोगों ने देखी है, जिन्होंने ना देखी हो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने इटालियन पैटर्न को रिजेक्ट कर दिया, जो कि ऑक्टेव सेस्टेट का डिवीज़न था, यानी 8 लाइन का ऑक्टेव, 6 लाइन्स का सेस्टेट। और जो ऑक्टेव था उसमें 2 क्वार्टरिन थे, सेस्टेट में 2 टर्सेट थे, सिज्यूरा है, वोल्टा है। तो वो जो सारा पैटर्न था वो शेक्सपियर ने डिस्कार्ड कर दिया। एक्चुअली ये शेक्सपियर ने डिस्कार्ड नहीं किया था, ये अर्ल ऑफ सरे ने डिस्कार्ड किया था। वो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा डिटेल में। ही फॉलोड द प्रैक्टिस एस्टेब्लिश्ड बाय अर्ल ऑफ सरे। हाँ देखिए, उनका भी नाम आ गया कि अर्ल ऑफ सरे ने जो प्रैक्टिस एस्टेब्लिश की थी वो शेक्सपियर ने फॉलो की। ही रोड हिज सोनेट्स इन 3 क्वार्टर्स फॉलोड बाय अ राइमिंग कपलेट। तो उन्होंने जो अपनी सोनेट्स लिखी हैं उसमें 3 क्वार्टर्स हैं और एंड में एक कपलेट है, तो मिला के हो गई ना 14 लाइन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल एंड वाई? इंग्लिश नॉवल का पिता किसको कहा था? ये जो पिता वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े ही कंट्रोवर्शियल होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी है कि वो इस तरीके से बच्चा है और उसका पिता डिसाइड हो जाए, लेकिन लिटरेचर में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बड़े ही कंट्रोवर्शियल होते हैं। यहाँ पर दे रखा है, हेनरी फील्डिंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू गिव अ यूनिक स्ट्रक्चर यूनिटी टू द इंग्लिश नॉवल एंड रेज इट टू द लेवल ऑफ एन एपिक। तो हेनरी फील्डिंग को इंग्लिश नॉवल का पिता कहा जाता है क्योंकि इसने नॉवल को एक स्ट्रक्चरल यूनिटी, यानी जो बनावट की उसकी जो फॉर्म होनी चाहिए, जो प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए इंग्लिश नॉवल की, वो हेनरी फील्डिंग ने दी। ऐसा नहीं है कि हेनरी फील्डिंग से पहले नॉवल नहीं लिखा गया है, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डिफो ने लिखा है, वो हेनरी फील्डिंग से काफ़ी पहले लिखा गया है। और यूजुअली उसको क्रेडिट जाना चाहिए, मतलब नॉर्मली उसको क्रेडिट जाना चाहिए ना, कि फर्स्ट नॉवल है वो 1719 में कहाँ पब्लिश हो गया था। और इनको जो कहा गया है, हेनरी फील्डिंग को जो फादर कहा है वो सर वॉल्टर स्कॉट ने कहा है कि सर ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। तो सर वॉल्टर स्कॉट ने कहा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि किसने कहा था हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, किसने कहा था? तो वो आप नोट कर लीजिए, वो यहाँ नहीं दे रखा, वो आप अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज कर लीजिए और ये बात नोट कर लीजिए कि सर वॉल्टर स्कॉट ने हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा था। और सर वॉल्टर स्कॉट की बात और लोग भी मानते हैं, बाकी लोगों को भी यही लगता है कि हालांकि नॉवल उससे पहले भी लिखा गया, लेकिन प्रॉपर फॉर्म जो होनी चाहिए वो हेनरी फील्डिंग ने दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑन द रेनेसा ऑफ वंडर। रेनेसा ऑफ वंडर पर एक नोट लिखिए। द रिवाइवल ऑफ लर्निंग ब्रॉट ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर टू लाइट एंड प्रेजेंटेड दैम एज एक्सीलेंट मॉडल्स फॉर राइटिंग। यानी जो रिवाइवल हुआ, पुनर्जागरण हुआ ज्ञान का, ऑफ लर्निंग, ज्ञान का, ब्रॉट ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर, वो यूनानी और रोमन साहित्य को लेकर आया टू लाइट, प्रकाश में, एंड प्रेजेंटेड दैम, और उनको प्रस्तुत किया एज एक्सीलेंट मॉडल्स, यानी मॉडल्स के रूप में, नमूनों के रूप में, फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। इट ऑल्सो इमेंसिपेटेड द थॉट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मेडिवल थियोलॉजी। इसने इमेंसिपेटेड माने बाहर निकाला, थॉट, विचार को, फ्रॉम द बॉन्डेज, बंधनों से, ऑफ मेडिवल थियोलॉजी, यानी जो मध्यकाल की थियोलॉजी थी, धर्मशास्त्र था, एंड गेव राइज टू ह्यूमनिज्म एंड पेगनिज्म। और ह्यूमनिज्म मानवतावाद है, पेगनिज्म मीन्स बहुदेववाद है, उसको मतलब राइज दिया, उसको उठान दिया। इट वॉज अ पीरियड ऑफ वंडर्स एंड मार्वल्स। ये एक ऐसा युग था जिसमें आश्चर्यजनक और चमत्कारिक लेखन हुआ। एक्चुअली ये जो टर्म है वॉट्स डंटन ने दिया था, और ये जो शब्द है रेनेसा ऑफ वंडर, ये रोमांटिक पीरियड के लिए प्रयोग किया गया था वॉट्स डंटन के द्वारा। और आप जानते ही हैं कि जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोइम्स हैं वो एकदम डिफरेंट हैं ऑगस्टिन एज से या न्यू क्लासिकल एज से, जो कि अलेक्जेंडर पोप और उनके साथियों की पोइम्स थी, वो एकदम अलग थी। और यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर पढ़ें, क्राइस्टाबेल पढ़ें, तो कितनी ज़्यादा वंडरफुल कविताएं हैं। तो उन्हीं इस प्रकार की कविताओं के लिए और जैसा कि बाद में आप शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, इन सब की पोइम्स में देखेंगे लैटिन और ग्रीक लिटरेचर को उन्होंने उसकी जो नॉलेज है उस लिटरेचर का वो उन्होंने यूज़ किया है। कीट्स को तो हेलेनिस्ट ही कहा जाता है, यानी वो तो ही वॉज अ बॉर्न ग्रीक, उसके बारे में कहा जाता है। तो ये जो रोमांटिक पीरियड था उसके लिए रेनेसां ऑफ वंडर शब्द प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव ब्रीफली एन अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ प्रोज इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में जो प्रोज का उत्थान हुआ उसका कारण बताइए। द प्रोज इन द 18th सेंचुरी बिगेन विद द राइज ऑफ द पीरियोडिकल एसे। तो 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल एसे लिखा गया, पेन्ड डाउन बाय एडिसन एंड स्टील। तो एडिसन एंड स्टील, ओलिवर गोल्डस्मिथ, डॉक्टर जॉनसन एंड अदर्स, तो ये सारे लेखक थे। इनके सबके एसेज आप पढ़ चुके हैं, मैंने ढेर सारा इनका एसेज अपलोड किए हुए हैं, कम से कम 60-70 एसेज टोटल एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंग्लिश प्रोज नाम से, तो उसमें सारे एसेज इंक्लूड किए हुए हैं। तो इन सब ने लिखा उस युग में प्रोज। दीज प्रोज राइटर्स डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल इन प्रोज एंड गेव द बिब्लिकल सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी टू द इंग्लिश प्रोज। इन लेखकों ने एक नई शैली विकसित की प्रोज की, गद्य की, और प्रोज को एक बिब्लिकल सिंप्लिसिटी दी, यानी जो स्टाइल है बाइबल का वैसा ही स्टाइल इन्होंने दिया, क्लैरिटी दी, स्पष्टता दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पोइट्स फॉर्म द सेकेंड जनरेशन टू द रोमांटिक पोइट्स, यानी रोमांटिक पोइट्स की सेकेंड जनरेशन किन लोगों को कहा जाता है, यानी कौन से कवि थे जिनको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स की। तो इनसे आप परिचित होंगे। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स वर वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड साउदी। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी रोमांटिक पोइट्स की, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, साउदी। द सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स इंक्लूड जॉन कीट्स, पीबी शेली और लॉर्ड बायरन। सेकंड जनरेशन में ये तीनों मुख्य हैं, और भी कवि थे लेकिन ये 3 फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स हैं और ये 3 सेकंड जनरेशन के लीडर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी के मुख्य प्रणेता कौन थे? द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी वर कॉली सिब्बर, सर रिचर्ड स्टील, जॉन केली, रिचर्ड कम्बरलैंड एंड एडवर्ड मूड। तो ये लोग थे। वॉट वर द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ द नॉवल इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में उपन्यास का जो उद्भव हुआ उसके क्या कारण थे? देयर वर 2 मेन रीजन्स, 2 मुख्य कारण थे फॉर द राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल, यानी इंग्लिश नॉवल की उत्पत्ति के लिए इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो उसका विकास हुआ उसके 2 मुख्य कारण थे। द फर्स्ट कॉज वॉज द लिफ्टिंग ऑफ द बैन फ्रॉम प्रिंटिंग एंड रीप्रिंटिंग बुक्स इन 1704। तो 1704 में जो बैन हटाया गया, किताबों की प्रिंटिंग से जो बैन हटाया गया, एक तो वो कारण था। द सेकेंड कॉज वॉज द राइज ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा एंड एपिक। दूसरा वजह थी कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था वो आगे बढ़ा, उसका उत्थान हुआ, और ड्रामा और एपिक इनके लेखन का पतन हुआ, ये कम हो गए और क्वालिटी वाइज भी उतने अच्छे नहीं रहे। तो इस वजह से इस युग में नॉवल लिखे जाने लगे। वाई इज द विक्टोरियन एरा नोन एज अ कॉम्प्लेक्स एज, यानी विक्टोरियन एज को कॉम्प्लेक्स एज, जटिल युग क्यों कहा जाता है? द विक्टोरियन एरा इन इंग्लिश लिटरेचर रन्स फ्रॉम 1833 टू 1887। ये फिर से ये जो विक्टोरियन एरा है इस पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड भी किया है, और इसकी डेट्स के बारे में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। तो मैं तो अक्सर जो फॉलो करती हूँ विक्टोरियन एज के लिए डेट्स, वो क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल को ही फॉलो करती हूँ, और वो आपके लिए भी सेफ होगा अगर आप उसी पीरियड को लिखें विक्टोरियन एज में, यानी 1837 में वो गद्दी पर बैठी और 1901 तक वो गद्दी पर रहीं। ये आप नोट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए फिर से वीडियो पॉज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1837 से लेकर 1901।
तो इसको अगर आप विक्टोरियन एज कहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा आपके लिए। बाकी जो डेट्स हैं अलग अलग दे रखी हैं अलग अलग किताबों में, वो कन्फ्यूजिंग है आपके लिए। तो ये पीरियड है, इट वॉज अ पीरियड ऑफ सरप्राइजिंग चेंजेस एंड मूवमेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डाइवर्सिटीज ऑन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियल डिप्रेशन एंड द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड फिलेंथ्रपी। तो ये जो युग था, इट वॉज अ पीरियड ऑफ सरप्राइजिंग चेंजेस, यानी आश्चर्यजनक परिवर्तनों का युग था, एंड मूवमेंट्स और आंदोलनों का युग था, कॉम्प्लेक्सिटीज जटिलताओं का युग था, एंड डाइवर्सिटीज और विविधताओं का युग था, ऑन अकाउंट ऑफ किसकी वजह से, द मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो जनतंत्र के लिए आंदोलन हो रहा था, एंड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस और विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी, इंडस्ट्रियल डिप्रेशन जो उद्योग धंधे थे उनमें एक डिप्रेशन आया हुआ था, मतलब निराशा का भाव फैला हुआ था, एंड द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड फिलेंथ्रपी और जो उत्थान हो रहा था वो ह्यूमनिज्म माने मानवतावाद का, एंड फिलेंथ्रपी मीन्स ये भी मानवतावाद है। फिलेंथ्रोपिस्ट वो होता है जो परोपकारी होता है, पूरे मानवता से प्यार करता है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें विकसित हो रही थी विक्टोरियन एज पर। शायद मैंने वीडियो अपलोड किया है या नहीं किया याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नहीं किया है तो करूँगी। फिर आगे देखिए, हु वर द मेजर रोमांटिक एसेइस्ट, यानी जो रोमांटिक पीरियड के मुख्य निबंधकार कौन थे। द मेजर रोमांटिक एसेइस्ट आर विलियम हेजलिट, चार्ल्स लैम, ली हंट एंड विलियम कॉबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द 20th सेंचुरी पोइट्री। 20वीं शताब्दी के काव्य के जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। 3 टाइप्स ऑफ पोइट्री सरफेस्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 3 प्रकार की पोइट्री कविता सामने आई है, कन्फेशनल पोइट्री और न्यू पोइट्री, प्रोजेक्टिव पोइट्री और मूवमेंट पोइट्री। द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड वॉज मार्क्ड विद अ सेंस ऑफ अनईज एंड डिसऑर्डर। इस युग की जो कविता है उसमें एक बेचैनी है, एक अव्यवस्था है। रॉबर्ट लवेल, चार्ल्स ऑल्सन, फिलिप लार्किन वर द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ दिस एज। ये लोग इस युग के महानतम कवि हैं। हु आर नोन एज द जॉर्जियन पोइट्स। जॉर्जियन पोइट्स किसे कहा जाता है, द इंग्लिश पोइट्री ऑफ द टाइम ऑफ किंग जॉर्ज द फिफ्थ, स्पेशली फ्रॉम 1912 टू 1922 इज नोन एज द जॉर्जियन पोइट्री। तो इस युग की कविता को जॉर्जियन पोइट्री कहा जाता है। द मेजर पोइट्स यानी मुख्य कवि ऑफ दिस पीरियड इस युग के वर रूपर्ट ब्रुक, डब्ल्यू गिब्सन, W.H. डेविस, G.K. चेस्टरटन एंड वॉल्टर डी लमेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द इमेजिस्ट मूवमेंट स्टार्ट। इमेजिस्ट मूवमेंट कब शुरू हुआ। आंसर देखिए कि द इमेजिस्ट मूवमेंट वॉज अ पोएटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। ये इमेजिस्ट आंदोलन एक काव्य आंदोलन था इंग्लैंड में, एंड द USA और अमेरिका में फ्रॉम 1909 टू 1907, 1909 से लेकर 1970 तक। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एस्थेटिक थियरीज ऑफ T.S. ह्यूम। ये T.S. ह्यूम की सौंदर्यवादी जो सिद्धांत थे उनसे प्रभावित था। एस्थेटिक माने सौंदर्यवादी होता है। इट्स लीडिंग स्पोक्समैन वॉज एजरा पाउंड। इसके जो मुख्य प्रवक्ता थे एजरा पाउंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इस पर पूरी एक वीडियो अपलोड है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म से आप क्या समझते हैं। इट वॉज मार्टिन एस्लिन हु इन्वेंटेड दिस टर्म इन हिज बुक। मार्टिन एस्लिन ने ये शब्द अपने किताब में इन्वेंट किया था और किताब का नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। पेंगुइन पब्लिश्ड एन एंथोलॉजी ऑफ प्लेज अंडर द टाइटल एब्सर्ड ड्रामा। पेंगुइन ने एक एंथोलॉजी पब्लिश की थी ड्रामाज की, नाटकों की एक संग्रह पब्लिश किया था जिसका टाइटल था एब्सर्ड ड्रामा इन 1965 विद एन इंट्रोडक्शन बाय मार्टिन एस्लिन, और जिसका परिचय लिखा था मार्टिन एस्लिन ने। द मेन थीसिस ऑफ द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस स्कूल। जो मुख्य सिद्धांत था इस समूह के ड्रामेटिस्ट का, इज दैट लाइफ इज विदाउट मीनिंग। उनका कहना यह था कि जीवन बिना अर्थ का है,
बेमतलब है। इट इज़ एसेंशियली chaotic। कुल मिलाकर ये जो जीवन है वो chaotic है, यानी अव्यवस्था से भरा हुआ है। एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो चैनल ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। और इंसानों के पास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि वो अर्थपूर्ण संप्रेषण कर सकें, यानी अर्थपूर्ण ढंग से अपनी बात कह सकें। यानी सारी ज़िंदगी ही बेमतलब है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो कोई चीज़ अर्थपूर्ण कैसे हो सकती है, मतलब कि लिटरेचर कैसे मीनिंगफुल हो सकता है। तो उन्होंने इसी प्रकार के ड्रामा लिखे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो ड्रामा है वो सैमुअल बेकेट का है, वेटिंग फॉर द गोडो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म से आपका क्या तात्पर्य है। ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा नाम से भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। हालांकि जो आपकी प्लेलिस्ट है बीए थर्ड ईयर की, उसमें ये इंक्लूड नहीं है ये वाली वीडियोस, लेकिन जो टाइप्स ऑफ ड्रामा हैं उसमें, या इंग्लिश ड्रामा करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वहाँ ये दोनों वीडियोस आपको मिलेंगे। द एब्सर्डिस्ट ड्रामा भी मिलेगा और ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा भी मिलेगा। In 1901, the French painter Julien Auguste Hervé wanted to distinguish his painting from Impressionism, and he used the word Expressionism in order to denote it. यानी 1901 में जो फ्रांसीसी पेंटर थे, चित्रकार थे, जूलियन ऑगस्ट हर्वे, वो चाहते थे अपनी पेंटिंग्स को अलग दिखाना इम्प्रेशनिज्म से, और उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म शब्द का प्रयोग किया। सो द स्टाइल ऑफ पेंटिंग, अब यहाँ पर क्योंकि हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, लिटरेचर में बात करें तो द स्टाइल इन राइटिंग कर दीजिएगा। सो द स्टाइल इन राइटिंग इन विच द आर्टिस्ट सीक्स टू एक्सप्रेस द इमोशनल एक्सपीरियंस, जिसमें लेखक कोशिश करता है अपने इमोशनल एक्सपीरियंस अभिव्यक्त करने की, रेदर देन हिज इम्प्रेशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, बजाय उसकी जो अनुभूतियाँ हैं भौतिक संसार की, तो इज कॉल्ड एक्सप्रेशनिज्म। इसको अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। इट्स मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोनेंट इन अमेरिका वॉज यूजेन ओनेल। इसका सबसे ज़्यादा सफल प्रणेता जो अमेरिका में था वो है यूजेन ओनेल। अब सेक्शन बी देखिए, यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और देखिए क्वेश्चंस भी वही हैं, उन्हीं को लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ लिया जाता है, उन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया जाता है। यहाँ देखिए, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर। तो रेनेसा का क्या प्रभाव पड़ा एलिजाबेथन साहित्य पर। सेकंड क्वेश्चन है, और ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ, राइट अ नोट ऑन द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो बाइबल का जो ऑथराइज्ड वर्जन था और उसका अंग्रेजी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। व्हाट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है और इसकी खासियतें क्या हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इससे भी आप परिचित हैं, वीडियो अपलोडेड है। हु आर नोन एज द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल एंड व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशंस। यानी फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल और उनका कंट्रीब्यूशन ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन के आंसर में मेनली आपको हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न और टोबियस स्मॉलेट, इन चारों के बारे में लिखना है। तो ये फोर व्हील्स कहलाते हैं इंग्लिश नॉवल के। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, नाम इनके आप नोट कर लीजिएगा, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न और टोबियस स्मॉलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। तो रोमांटिक रिवाइवल के जो प्रीकर्सर्स हैं, यानी वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, इनसे पहले जो जिन लोगों ने लिखा पोइम्स लिखी, जैसे कि टॉमस ग्रे है, विलियम कॉलिंस है, तो ये लोग प्रीकर्सर्स कहलाते हैं रोमांटिक रिवाइवल के, तो इन पर नोट लिखना है आपको। द रोमांटिक मूवमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ रिटर्न टू नेचर। यानी जो रोमांटिक मूवमेंट है अंग्रेज़ी काव्य में, उसको रिटर्न टू नेचर कहा जा सकता है, इस पर कमेंट करना है। तो यहाँ आप जैसे आपने कीट्स को तैयार किया है, वर्ड्सवर्थ को तैयार किया है, या आप सारे इन पोइट्स में
जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें आप नेचर को देखते हैं, उनने नेचर के बारे में लिखा है, तो उनके एग्जाम्पल्स दे देकर आप उनके बारे में लिख दीजिए, उन पोइम्स के एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे कि वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोइम्स हैं उनका एग्जाम्पल दीजिए, टिंटन एबी है उसका एग्जाम्पल दीजिए, और कैसे उसने सबसे ज़्यादा यहाँ वर्ड्सवर्थ का ही जिक्र आएगा। कीट्स का ओड टू ऑटम है, तो उसका आप जिक्र कीजिएगा, किस तरीके से उसने डिस्क्राइब किया है वहाँ पर ऑटम को। तो अलग अलग पोइट्स की पोइम्स को यहाँ आप डिस्कस कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द रोमांटिक पोइट्री? फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था रोमांटिक पोइट्री पर, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब बेकन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। अब देखिए ये आ गया बेकन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि यहाँ ये पूछा जाएगा। हालांकि मैंने बेकन पे ये वाला क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है ना, बेकन एज एन एसेइस्ट या बेकन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो आपको यहाँ बेकन के बारे में लिखना है और उनके एसेज के बारे में लिखना है, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की थी इंग्लिश एसे की। तो ये आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनिसन इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एरा। टेनिसन विक्टोरियन एरा का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि कवि है, ये आपको डिस्कस करना है। यानी तो टेनिसन एज अ पोइट आप यहाँ डिस्कस करेंगे। राइट अ नोट ऑन द प्रॉब्लम प्लेज ऑफ 20th सेंचुरी। और प्रॉब्लम प्लेज पर प्रॉब्लम प्लेज पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो 20वीं शताब्दी में प्रॉब्लम प्लेस पर नोट लिखना है आपको। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन फेमिनिज्म। फेमिनिज्म पर आपको एक निबंध लिखना है। पोस्ट मॉडर्निस्ट रिटर्न टू द प्लेजर प्रिंसिपल, ये डिस्कस करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिक थिएटर, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये देखिए मैंने करीब 700 वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं, अगर वो आपने देखे हैं तो आराम से आपको इतने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चॉइस आप देखिए गज़ब की चॉइस है, 15 क्वेश्चंस हैं, यानी जो सेक्शन बी है उसमें आपको मिले 14 क्वेश्चंस, और 14 में से सिर्फ आपको 4 करने थे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा चॉइस थी। सेक्शन ए में भी 20 क्वेश्चंस थे, 20 में से 10 करने थे, तो बहुत ज़्यादा चॉइस रहती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अब ये क्वेश्चन पेपर देखिए 2015 का है। यहाँ भी वही है, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। वही पैटर्न यहाँ पर भी है, और देखिए फिर से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोरालिटी प्लेज, ये 2014 में भी था, 2015 में भी है, और मैंने आपको ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पूछते रहते हैं उसमें ये शामिल है, मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, इंटरल्यूड। हालांकि इंटरल्यूड पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब इन शॉर्ट एलिजाबेथन सोनेट्स। एलिजाबेथन सोनेट्स को आप शॉर्ट में डिस्क्राइब कीजिए। राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट। अब शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट आपको एक पैराग्राफ लिखना है, आराम से लिख ही सकते हैं, आपको इतने ज़्यादा मैंने शेक्सपियर पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री, ये आप परिचित हैं ही। देखिए ये सारे क्वेश्चंस देखिए 2014 में भी थे, 2015 में भी थे, और अभी आपके 2023 में भी आएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, और मैंने तो आपको अपलोड किया ही हुआ है इन सबको। मेटाफिजिकल पोइट्री, ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है आपको। हु आर द 4 व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल, अभी अभी इनकी बात हुई थी 4 व्हील्स। मैंने आपसे कहा था कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो उन चारों के बारे में आपको बताना है, शॉर्ट में बता दीजिए। वाई इज़ द 18th सेंचुरी कॉल्ड एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो उसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन क्यों कहा जाता है, इस पर वीडियो अपलोडेड है, आपने देखा ही होगा। राइट अ नोट ऑन एडिसन एज एन एसेइस्ट, ये भी इससे भी आप परिचित हैं। हु वर द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, फिर इन पर क्वेश्चन आ गया देखिए। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज, ये आप परिचित हैं ही, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द विक्टोरियन कंप्रोमाइज, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। डिस्क्राइब कॉन्ग्रीव एज अ राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉन्ग्रीव से आप परिचित हैं, लेखक है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोइटिक ड्रामा, पोइटिक ड्रामा पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म, इस पर वीडियो अपलोडेड है, आपने देखा ही होगा।
पोस्ट मॉडर्निज्म पर शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज़ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये ज़रूर आता है, मतलब किसी भी तरीके से पूछा जाए, चाहे शॉर्ट आंसर में पूछा जाए चाहे लॉन्ग आंसर में पूछा जाए। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पर 2014 के क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा था। व्हाट इज़ एपिक थिएटर, ये 2014 में भी था ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन, ये भी था 2014 में। एंड हाउ डिड इट अफेक्ट लिटरेचर, कैसे प्रभावित किया इसने साहित्य को। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्डी एज अ रीजनल नॉवलिस्ट, अब हार्डी पर 2014 में नहीं था लेकिन यहाँ आ गया, देखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जॉर्जियन पोइट्स, ये 2014 में भी था और यहाँ भी आ गया। फिर नेक्स्ट सेक्शन बी देखिए। वॉच आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश रनेसा, इंग्लिश रनेसा की मुख्य विशेषताएं, ये वहाँ भी था और यहाँ भी आ गया, हर साल आता ही है, इसको आपको तैयार करना है। राइट अ नोट ऑन द इंग्लिश सोनेट एंड सोनेटियर्स, अंग्रेजी सोनेट और सोनेटियर्स के बारे में आपको लिखना है। हाउ डिड द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर, अच्छा सोनेट पे मैंने आपको बता रखा है 2.5 घंटे का वीडियो है, ज़रूर आप देख लीजिएगा, उसके बिना तो आपका लिटरेचर अधूरा है। फिर हाउ डिड द ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर, तो ऑथोराइज वर्जन जो बाइबल का आया था उसने कैसे अंग्रेजी साहित्य को प्रभावित किया। राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, ज़रूर तैयार कीजिए यूनिवर्सिटी विट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और मैंने अपलोड किया हुआ है इस पर वीडियो। फिर है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म की मुख्य विशेषताएं। व्हाट वर द कॉजेज दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉवल इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में नॉवल के विकास के लिए क्या चीज़ें, मतलब क्या कारण थे जो जिम्मेदार थे। राइट अ नोट ऑन द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज की खासियतें बतानी हैं। हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्ट रोमांटिक लिटरेचर, फ्रांस की क्रांति ने रोमांटिक लिटरेचर को कैसे प्रभावित किया, ये पहले भी आया था क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द मेजर रोमांटिक पोइट्स, मुख्य रोमांटिक कवियों पर नोट लिखना है आपको। अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्री रेफेलाइट मूवमेंट इन पोइट्री, ये इस मूवमेंट पे लिखना है। राइट एन एसे ऑन 1990s पे एक निबंध लिखिए। राइट अ नोट ऑन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, ये मैंने वीडियो सब अपलोड किया हुआ है। राइट एन एसे ऑन मूवमेंट पोइट्री। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, लीजिए फिर आ गया, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एक टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके तैयार हो रहे हैं, है ना। और इस पर मतलब वो सारे जस्ट आप वीडियोस देख लीजिए तो आपका क्वेश्चन पेपर ये तैयार है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर वही है, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए और 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। आपका भी ये ऑलमोस्ट यही पैटर्न रहेगा, थोड़े अगर इधर उधर हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली क्वेश्चंस आपके यही रहेंगे, पैटर्न भी यही रहेगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन रेनेसा, देखिए फिर आ गया रेनेसा, रेनेसा आप तैयार कर लीजिए। मेटाफिजिकल पोइट्री सेकंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री। राइट अ नोट ऑन रोमांटिक एज, ये सारे क्वेश्चन देखिए वही रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आपने रेनेसा, मेटाफिजिकल पोइट्री, रोमांटिक एज ये तैयार कर रखें। अब देखिए राइट अ नोट ऑन सोनेट 6th क्वेश्चन देखिए, ये आप करीब ऐसे टॉपिक्स 10 टॉपिक भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा तैयार है। डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट, प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज, और देखिए यूनिवर्सिटी विट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कीजिए। राइट अ नोट ऑन यूनिवर्सिटी विट्स, राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम प्ले, राइट अ नोट ऑन पोइटिक ड्रामा ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट अ नोट ऑन कॉमेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, सारे टाइप्स ऑफ ड्रामा मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके लिए। राइट अ नोट ऑन प्री रेफेलाइट पोइट्री इन विक्टोरियन एज, व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन एज। राइट अ नोट ऑन टॉमस हार्डी एज अ रीजनल नॉवलिस्ट, ये पहले भी आ गया था क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन कैरोलाइन पोएट्स, राइट अ नोट ऑन फ्रांसिस बेकन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, राइट अ नोट ऑन, ये देखिए फ्रांसिस बेकन पहले भी आया था और देखिए फिर आ गया। राइट अ नोट ऑन न्यू क्लासिकल एज ऑफ द 17th सेंचुरी, तो देखिए वही क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन बी में फिर देखिए डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा ऑन द एलिजाबेथन लिटरेचर, रेनेसा का इन्फ्लुएंस, रेनेसा, रिफॉर्मेशन
और मेटाफिजिकल पोइट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिपीट होते ही रहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी यूनिवर्सिटी विट्स है और यहाँ भी यूनिवर्सिटी विट्स, तो एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं आप, दो दो आंसर तैयार हो रहे हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन द रोमांटिक एज, व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम प्ले ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट अ नोट ऑन द पोइटिक ड्रामा ऑफ द 20th सेंचुरी, write a note on the transitional poets of the 18th century, write a detailed note on the major writers of the Elizabethan age, describe the contribution of John Donne to the metaphysical poetry। ये वीडियो अपलोडेड हैं सारे, मैंने अपलोड किए हुए हैं आपको। account for the growth and development of the English novel in the 18th century। और फिर है write a note on Lord Tennyson as a representative poet of his age, write a note on Chaucer as the father of English poetry, write a postmodernism, what is postmodernism, what are the characteristics। तो postmodernism की characteristics, इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। write a note on John Keats as a sensuous poet, इस पर भी काफ़ी लंबा एक वीडियो है जॉन कीट्स पर। तो आप देखिए यहाँ भी वही है, आप इतने 14 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और आपको 4 करने हैं, कितनी सारी चॉइस है। तो 10 टॉपिक आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, वैसे तो आप पूरा ही पढ़िए, कोशिश कीजिए क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन्स में आपके काम आता है। लेकिन फ़िलहाल आप 10 टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोइट्री, है ना। तो इस तरीके से 10 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ इन्होंने सेक्शन 3 कर दिए। अभी तक जो क्वेश्चन पेपर आपने देखे उनमें 2 सेक्शन दे रखे थे, यहाँ इन्होंने 3 सेक्शन कर दिए। तो आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से भी आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अभी तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है कि पैटर्न ये ABC वाला रहेगा डिवीज़न या फिर A और B वाला रहेगा। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये ABC जो 3 सेक्शन है ये डिवीज़न आपका रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस नहीं बदलते, डिवीज़न किसी भी तरीके से हो जाए ना, तो ये लिटरेचर बदलने वाला है, ना हिस्ट्री बदलने वाली है, ना क्वेश्चंस बदलने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्मेशन, राइट अ नोट ऑन मिरेकल प्लेज, राइट चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज। हो और फोर्थ क्वेश्चन है, हु आर द मेन प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक मैनेजमेंट गलत है, रोमांटिक मूवमेंट आना चाहिए। नेम देम विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री रैफेलाइट पोइट्री। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 20th सेंचुरी पोइटिक ड्रामा। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रामा ऑफ द एब्सर्ड। और एट्थ क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन हार्डी एज अ रीजनल नॉवलिस्ट। ये हार्डी पर कई बार आ रहा है क्वेश्चन। फिर देखिए, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर। रेनेसा का इन्फ्लुएंस बताना है, ये पिछले वाले में भी था। राइट अ नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। ये क्वेश्चन तो रिपीट हर साल होता है यूनिवर्सिटी विट्स पे, मैंने अपलोड किया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। राइट डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नॉवल इन 18th सेंचुरी। नॉवल क्यों ग्रो किया 18th सेंचुरी में, उसके कारण बताने हैं। राइट अ नोट ऑन वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर, वही सबसे आसान सवाल है। राइट अ नोट ऑन द प्रॉब्लम प्ले, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में राइट एन एसे ऑन ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक पोइट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा रोमांटिक पोइट्स पर। राइट एन एसे ऑन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। राइट एन एसे ऑन फेमिनिज्म। राइट एन एसे ऑन 1990s। तो अब यहाँ पर जो ये जो डिवीज़न था इसने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया आपके लिए कंपैरेटिवली। अब देखिए यहाँ 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए आपको करना है, यानी 8 दिए हैं, 8 में से 5 करने हैं। और जो पिछला वाला डिवीज़न था उसमें 20 क्वेश्चन थे और आपको 10 करने थे, तो वहाँ चॉइस ज़्यादा थी। यहाँ 3 क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं और आपको 3 करने हैं, तो यहाँ भी उतनी चॉइस नहीं है। और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 2 करने हैं, और टॉपिक्स भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ डिफ़िकल्ट हो गया है पैटर्न, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, आप कर पाएंगे।
और अब देखिए 2019 का, और इसमें फिर से बल्ले बल्ले हो गई स्टूडेंट्स की, क्योंकि फिर से वही पैटर्न आ गया। सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो ही सेक्शन हैं यहाँ पर। अच्छा, सेक्शन सी भी है, लेकिन चॉइस बहुत ज़्यादा है। मैं इतनी खुश क्यों हो गई देख के, पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने देखा नहीं। अच्छा, लेकिन चॉइस तो है। देखिए इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में इन्होंने 10 क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं और इसमें से 5 करने हैं। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, और सेक्शन बी में ये देखिए, मैं थोड़ा नीचे करती हूँ, ये देखिए 10 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हैं। और 6 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, यहाँ 3 करने हैं। तो चलिए पहले हम सेक्शन ए को देख लेते हैं। टू विच सेंचुरी डज द रेनेसा मूवमेंट बिलोंग इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा मूवमेंट किस सेंचुरी को बिलोंग करता है। इट बिगेन इन इटली एंड केम टू इंग्लैंड विद चौसर इन द 15th सेंचुरी। यानी इंग्लैंड, इटली में शुरू हुआ रेनेसा और चौसर के साथ 15th सेंचुरी में इंग्लैंड आया। हालांकि जो रेनेसा फ्लरिश हुआ वो 16th सेंचुरी में, है ना। तो जो रेनेसा एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो तो 16th सेंचुरी को ही कहा जाता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और सेफ जोन में आइएगा और 16th सेंचुरी को मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो पिछले वाले आपके क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें नहीं पूछा गया था, लेकिन कई कॉम्पिटिशन्स में ये लगातार पूछा जाता है। और पिछले साल यानी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था। ये इनको ना प्रीफेस नहीं लिखना चाहिए, इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड, ये क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्योंकि प्रीफेस तो दूसरे एडिशन में आया था। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद एसटी कॉलेज। तो विलियम वर्ड्स के द्वारा एसटी कॉलेज के साथ मिलकर, कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ मिलकर, तो इनके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत इन्होंने पूछा है। तो अगर इसी तरीके से मान लीजिए पूछा जाता है सवाल, तो आपको क्या करना है कि ये बताना है लिरिकल बैलेट्स वर पब्लिश्ड इन 1798। तो लिरिकल बैलेट्स वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि बुक का नाम है, एक ही बुक है। तो वो 1798 में पब्लिश हुई थी। एंड अ प्रीफेस वॉज एडेड टू द सेकेंड एडिशन इन 1800। तो 1800 में इस लिरिकल बैलेट्स बुक का दूसरा एडिशन आया था, जिसमें कि प्रीफेस ऐड किया गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए कर दिया है, और ये आंसर इस लिहाज से थोड़ा गलत हो जाएगा कि यहाँ इन्होंने प्रीफेस पूछा है। फर्स्ट एडिशन में कोई प्रीफेस नहीं था। ये बार बार मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जानने के लिए। नेम द 3 पोइट्स हु फाउंडेड द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। उन 3 कवियों के नाम बताइए जिन्होंने प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना की। दोज हु फाउंडेड द प्री रैफेलाइट मूवमेंट व डीजी रोजेटी, विलियम माइकल रोजेटी एंड जॉन एवर्ट मिलेस। इन विच फ्रेंच डॉक्ट्रिन वॉज द एस्थेटिक मूवमेंट इंस्पायर्ड, यानी किस फ्रांसीसी सिद्धांत में एस्थेटिक मूवमेंट उसे प्रेरित हुआ। अच्छा, ये जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है, इसमें जी है, मैंने तो जी बोला था, लेकिन यहाँ पे सी इन्होंने कर दिया है, तो ये आप जी रोजेटी याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें और लोग शामिल थे, आप अगर कहीं नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। विलियम होलमैन हंट थे, जॉन एवरेट मिलाइस, इनका नाम तो दे ही रखा है यहाँ पर, और डांटे गैब्रियल रोजेटी, यानी डीजी रोजेटी जो पूरा नाम है वो डांटे गैब्रियल रोजेटी है। विलियम माइकल रोजेटी, इनका नाम दे ही रखा है। जेम्स कॉलिंसन भी इसमें थे, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस इसमें थे, और थॉमस वुलनर इसमें थे। तो और लोग भी शामिल थे इसमें। फिर
ये है द एस्थेटिक मूवमेंट की यहाँ बात की गई है। द एस्थेटिक मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी कला के लिए कला, इससे प्रेरित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एनी टू ग्रेट एलेजीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दो महान एलेजीज के बारे में आपको बताना है, जिसमें यहाँ पर जो मेंशन की हुई हैं, यानी एक तो है मिल्टन की लिसिडस और थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ये तो मैंने अपलोड की है, 2 वीडियो हैं इस पर, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। लिसिडस जैसे ही वक्त मिलेगा मैं अपलोड करूँगी। राइट द नेम ऑफ एनी टू प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एज के 2 प्रोमिनेंट ऑथर्स के नॉवलिस्ट के बारे में बताना है। द 2 प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज आर चार्ल्स डिकेंस एंड जॉर्ज एलियट। तो चार्ल्स डिकेंस तो मेल हैं, लेकिन जॉर्ज एलियट फीमेल हैं। इनका नाम तो मेल के जैसा है, लेकिन ये फीमेल राइटर हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 3 सिग्निफिकेंट पोइट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड। किन्हीं 3 सिग्निफिकेंट माने मुख्य महत्वपूर्ण पोइट्स के नाम लिखने हैं रोमांटिक पीरियड के। तो इनसे तो आप पहले ही परिचित हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.जी. कॉलरेज, लॉर्ड बायरन। राइट द टाइटल ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज़ के टाइटल्स आपको लिखने हैं। इनसे तो आप परिचित होंगे ही, बहुत ही आसान सवाल है, इससे ज़्यादा इजी तो हो ही नहीं सकता कोई सवाल। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। इनमें हैमलेट मैंने पूरा अपलोड किया है, मैकबेथ पूरा अपलोड किया है और ओथेलो पूरा अपलोड किया है। किंग लियर रह गया है, उसको भी जल्दी करूँगी। फिर व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। पेट्रार्चन सोनेट का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है। ऑक्टेव, सेस्टेट, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। वो जो 14 लाइन्स हैं, द ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स, यानी 2 क्वाट्रेन होते हैं ऑक्टेव में। द सेस्टेट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्सेट्स ऑफ 3 लाइन्स ईच, यानी 3-3 लाइन के 2 टर्सेट मिला के 6 लाइन हो गई सेस्टेट में। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 राइटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप। यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप के किन्हीं 2 ऑथर्स के नाम लिखने हैं। तो इनसे भी आप परिचित ही हैं, किन्हीं 2 के नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो और टॉमस किड का नाम दे रखा है। अब देखते हैं सेक्शन बी। पहला सवाल है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरलिटी प्लेस। मॉरलिटी प्लेस से आप क्या समझते हैं। डेस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री की 4 विशेषताएं बताइए। व्हाट इज़ प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले क्या है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 प्रॉब्लम प्लेस। 2 प्रॉब्लम प्लेस के नाम आपको लिखने हैं। इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा प्रॉब्लम प्ले वाला। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशनल पोइट्री। ट्रांजिशनल पोइट्री की कोई 4 विशेषताएं बताइए। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्डीज फिलोसफी ऑफ लाइफ। हार्डी के जो जीवन का सिद्धांत है उसको बताना है। डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैलीज लिरिसिज्म। शैली की कविताएं आपने पढ़ी हैं, O2 स्काईलार्क आपने पढ़ी है, तो उसकी पोइट्री की 2 खासियतें आपको बतानी हैं। और अब ये सेक्शन सी है। 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 5 में से आपको 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की साहित्यिक विशेषताएं बतानी है। डिस्कस द मॉडर्न एज एज एन एज ऑफ एंग्जाइटी एंड इंटरोगेशन, यानी जो आधुनिक युग है वो एक चिंता का और सवाल खड़े करने का युग है। राइट अ नोट ऑन प्री रैफेलाइट पोइट्री। प्री रैफेलाइट पोइट्री पर एक निबंध आपको लिखना है। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन युग पर क्या प्रभाव पड़ा विज्ञान और औद्योगिक विकास का। राइट अ नोट ऑन ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिज्म। ब्राउनिंग के ऑप्टिमिज्म पर एक नोट लिखिए। तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है आपके लिए कंपैरेटिवली। तो ये थे कुछ क्वेश्चन पेपर्स। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव था और मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इस पेपर में, और आप अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।